तो लास्ट वीडियो में बेटे हमने ना कैपेसिटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो बेसिकली मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि जो कैपेसिटर है वो बेसिकली एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। जैसे बेटे जो आपके पास रेजिस्टेंस था ना, आपने पढ़ा होगा कि जो रेजिस्टेंस था आपके पास वो क्या था बेटे, वो था V/I अप्लाइड पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या बेटे प्रॉपर्टी है मटेरियल का, वो रेशो है V और I का। जो रेजिस्टेंस होता है वो V के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, ना ही वो I के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सिमिलरली बेटे जो रेजिस्टेंस होता है ना वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किस के ऊपर? नेचर मतलब कि अगर आप एल्यूमिनियम का कंडक्टर लोगे या फिर एल्यूमिनियम का मटेरियल लोगे, कॉपर का मटेरियल लोगे, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो बदल जाएगा। सिमिलरली जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। ज्योमेट्री मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे रेजिस्टेंस बराबर बेटे ρL/A, तो रो क्या बेटे रजिस्टिविटी, जो रजिस्टिविटी होती है वो नेचर पे डिपेंड करती है। एल क्या बेटे उसका लेंथ है कंडक्टर का, और ए क्या बेटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस है वो नेचर पे और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। सिमिलरली बेटे हमने एक चीज़ डिफाइन की थी जिसको मैंने बोला था सी, और सी क्या था बेटे कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। वो क्या था बेटे Q/V का रेशो था। बेसिकली जो सी है वो भी क्या बेटे Q/V का रेशो है। ये जो कैपेसिटेंस होता है बेसिकली ये क्या बताता है बेटे कि हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हमारा जो कंडक्टर है उसके अंदर कितना एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने का। देखो बेटे अगर कोई कंडक्टर है वो जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा तो वो अपने अराउंड उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैंने आपको समझा रखा है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पर एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है बेटे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है। तो चार्ज जो है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो बेसिकली जो कैपेसिटेंस है ना बेटे, जो ये सी है, सी को मैं कैपेसिटेंस बोला था, और मैंने इसको बोला था कि क्या ये एबिलिटी है किसी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की। जितना ज़्यादा कंडक्टर का कैपेसिटेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएगा सेम पोटेंशियल पे। ठीक है। जैसे जो बेटे कैपेसिटेंस है किसी भी चीज़ का वो Q और V का रेशो है, ना तो वो Q के ऊपर डिपेंड करता ना वो V के ऊपर डिपेंड करता, वो डिपेंड करता बेटे ज्योमेट्री के ऊपर। किसके ऊपर? खाली ज्योमेट्री के ऊपर। ज्योमेट्री मतलब कि आपने जो शेप लिया वो कैसा लिया है। ठीक है। ये शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। ज्योमेट्री मतलब शेप उसी के अंदर आ गया। एक ही बात है कि शेप कैसा लिया है। आपने स्फेरिकल लिया है, सिलेंड्रिकल लिया है, होलो स्फेरिकल लिया है, होलो सिलेंड्रिकल लिया, इस तरह से बेटे। तो सेम कहानी क्या है? रेजिस्टेंस के अंदर है। बट ये जो कैपेसिटेंस है बेटे ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता बेटे? नेचर के ऊपर। नेचर मतलब कि अगर मान लो आप स्फेरिकल कैपेसिटेंस बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसके ऊपर चार्ज दे रहे हो। क्या दे रहे हो बेटे? उसके ऊपर चार्ज दे रहे हो। मान लो पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, और पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब क्या है कि आप उसके सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हो। ठीक है। चाहे ये एल्यूमिनियम का हो, चाहे ये कॉपर का हो, चाहे ये किसी भी मटेरियल का बना हो, मतलब अगर आप इनका नेचर अलग कर दोगे ना तो जो कैपेसिटेंस आएगा ना वो सबका सेम आएगा। तो मतलब ये जो नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, खाली किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटे? खाली और खाली ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता था, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। चलिए जी, तो अब सबसे पहले हमें क्या निकालना बेटे? हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करेंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब दे ध्यान से सुन। तो जो स्फेरिकल कैपेसिटर बेटे मैं क्या करूँगा, एक स्फीयर बना लूँगा मैं। ठीक है। एक स्फेरिकल स्फीयर बना लूँगा। ये क्या बेटे? स्फेरिकल है। इसका शेप कैसा बेटे? स्फेरिकल है। इसका रेडियस कितना माना बेटे? मैंने कैपिटल R मान लिया। तो ध्यान से सुन। इमेजिन कर कि मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब ये है कि आपने क्या करा, इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। ठीक है। आप इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब। दे दिया पॉजिटिव चार्ज भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मुझे क्या करना है, इसका ना कैपेसिटेंस निकालना है कि कितना कैपेसिटेंस आने वाला है। तो आपको बेटे जब भी आपको कैपेसिटेंस निकालना आ जाए तो आप ना एक प्रोसीजर फॉलो करोगे। तो जो उसमें सबसे पहला जो प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप है वह क्या करोगे बेटे? आप इक्वेशन लिखोगे। क्या? कि जो C है वो किसके बराबर है बेटे? वो Q/V का रेशो है। अगले स्टेप में आप क्या फाइंड आउट करोगे बेटे? V फाइंड आउट करोगे। क्या फाइंड आउट करोगे बेटे? V मतलब जो भी शेप लिया है उसके ऊपर पोटेंशियल कितना है हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तीसरा आप क्या करो बेटे? इस V का वैल्यू ना, मान लो ये आपके पास A इक्वेशन है या आपके पास क्या बेटे B इक्वेशन है, तो आप क्या करोगे? B इक्वेशन में से V का वैल्यू उठाओगे और A के अंदर पुट कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो देखते बेटे कि क्या होने वाला है।
तो ध्यान से सुन बेटे कि मैंने पहला इक्वेशन लिख लिया C बराबर क्यू बाई वी। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है इसका पोटेंशियल निकालना। आपको मालूम है कि अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वो कितना होता है बेटे, वो होता है V बराबर K, उसके ऊपर चार्ज डिवाइड बाय में उसका रेडियस। तो K का वैल्यू कितना बेटे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R इंटू में बेटे Q। तो हमने दूसरा स्टेप कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, थर्ड स्टेप में क्या बेटे कि जो आपके पास ये V का वैल्यू आया है आप उठा करके क्या करो, फर्स्ट वाले इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। तो C किसके बराबर है बेटे, Q ओवर V का वैल्यू है ये रहा Q ओवर V बेटे। तो Q ओवर V का वैल्यू कितना भाई, Q डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। ठीक है, Q ने Q को मार दिया, आपके पास आंसर कितना आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R आ गया। तो जो स्फेरिकल कैपेसिटर हमने लिया है उसका जो कैपेसिटेंस आया है वो कितना है भाई साहब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R आ गया। क्लियर है मेरी बात। तो इस तरह से क्या, ध्यान से सुन बेटे, जो तेरे पास आंसर आया ना C, जो कैपेसिटेंस आया बेटे कंडक्टर का, स्फेरिकल कैपेसिटर या फिर स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस आया है, ध्यान से सुन, ना तो वो Q के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसमें कहीं भी Q नहीं आया, ना ही वो डिपेंड करा बेटे V के ऊपर। वो डिपेंड किसके ऊपर करा बेटे, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, मतलब जो भी आपने स्फेरिकल कंडक्टर लिया है उसके रेडियस के ऊपर ये डिपेंड करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है मेरी बात। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ। अब हम एक्चुअली जो ये स्फेरिकल कैपेसिटर है बेटे इसका ना कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसके ना कुछ लिमिटेशन है बेटे। क्या लिमिटेशन है, ध्यान से सुन, इसकी कुछ क्या है, लिमिटेशन है, मतलब इसमें कुछ ना कमियां हैं, लिमिटेशंस। तो पहली कमी देख क्या है। अब अगर मान ले मैं तेरे को बोलता हूँ क्या कि भाई साहब कि ना मैं कैपेसिटर 1 फेराड का करता हूँ, मुझे मालूम है कि कैपेसिटर की यूनिट क्या है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है बेटे, फेराड है, कैपेसिटेंस C की यूनिट क्या है, फराड। तो अगर मैं कैपेसिटेंस लेता हूँ 1 फेराड तो रेडियस कितना लेना पड़ेगा मेरे को स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R। तो जब आप R का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 किलोमीटर बेटे। इतना आंसर आएगा, इतना बड़ा आंसर आने वाला है। वो कितना आने वाला है, 9 इंटू 10 की पावर 9 किलोमीटर आंसर आएगा। अब ध्यान से सुन भाई साहब, इतना बड़ा तो ना तेरा अर्थ सरफेस का रेडियस भी नहीं है। अर्थ का सरफेस क्या भाई, स्फेरिकल है, उसका रेडियस भी इतना बड़ा नहीं है। तो यानी कि जो 1 फेराड है ना, जो 1 फेराड है बेटे, वो एक वेरी 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 स्मॉल यूनिट है। क्या है वो, वेरी 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 स्मॉल यूनिट है। तो यानी कि अगर हम कैपेसिटेंस बनाना चाहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर का तो वो उसका जो वैल्यू होता है बेटे वो वेरी 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 स्मॉल होता है। कितना होता है, वेरी वेरी स्मॉल है बेटे। दूसरी बात, तुझे मालूम है कि अर्थ सरफेस है बेटे कि जो कैपेसिटर घरों में यूज़ होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं। कितने होते हैं, छोटे छोटे से यूज़ होते हैं। जैसे फ़ैन के अंदर यूज़ होता है वो सिलेंड्रिकल शेप है, हालांकि इसकी वो भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटे, तो मतलब तो है क्या बेटे, उनका जो कैपेसिटेंस आता है ना वो काफ़ी अच्छा आता है। कैसे आता है मैं आपको समझाऊंगा समय के साथ साथ। दूसरी बात ध्यान से सुन, जो तू अर्थ सरफेस पे रहता है, तो अगर अर्थ सरफेस का मैं रेडियस पुट करता हूँ कितना बेटे, 6400 किलोमीटर। कितना पुट करता हूँ, 6400 किलोमीटर। और आप क्या करते हो, कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करते हो इस वाले फॉर्मूले में रख करके, तो आपके पास आंसर आएगा 711 माइक्रोफेराड। कितना आएगा, 711 माइक्रोफेराड। अब ये बेटे क्या, ये तो बहुत कम कैपेसिटेंस है। एक्चुअल में मुझे क्या, इससे भी ज़्यादा कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट होती है बेटे, इससे ज़्यादा हमें कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब इसकी जो वैल्यू आती है ना वो बहुत 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 कम आती है। ठीक है जी, तो एक पॉइंट तो क्या बन गया कि जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो वेरी 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 स्मॉल आ रहा है। अब दूसरी बात ध्यान से समझिए, क्या मुझे मालूम है बेटे कि अगर ये कंडक्टर है, इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ध्यान से सुन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर जाने वाली है, कुछ इस तरह से। उसके सरफेस के परपेंडिकुलर चारों तरफ से, किधर जाएंगे बेटे, वो चारों तरफ से। ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी ना, वहीं पर बेटे क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी उपलब्ध होगी, मतलब हमें वहीं पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने वाली है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं वो कहाँ से कहाँ जा रही हैं बेटे, आर से लेकर के कहाँ तक जा रही है बेटे, इन्फिनिटी तक। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ये कहाँ पर खत्म होने की कोशिश कर रही है बेटे, इन्फिनिटी पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है बेटे, इन्फिनिटी पर। क्या अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटे, उसके 0 होता है कंडक्टर के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी एनर्जी फैली हुई है ना, वो इसके रेडियस से लेकर के इन्फिनिटी तक फैली हुई है।
तो यानी कि हमारे पास ना उस एनर्जी का कुछ काम नहीं है, एनर्जी का क्या बेटे कोई काम नहीं है। क्यों? मैंने तेरे को लास्ट वीडियो के अंदर ये समझाया था कि तू पानी को क्या मान ले, एनर्जी मान ले, ठीक है। और जो बाल्टियाँ थी उसको मैंने क्या माना था, कैपेसिटर माना था, जिसके अंदर मैंने उनको स्टोर करना था, ठीक। अब इस केस में कुछ इस तरह से हो रहा है कि मैं क्या करता हूँ बेटे, पानी की बाल्टी लेता हूँ, उसको सड़क पे बिछा देता हूँ, मतलब फेंक के मारता हूँ, और फिर तुम्हें बोलता हूँ कि चाट चाट के पी लो। क्या वो पानी पीने का रहेगा? नहीं रहेगा भाई। तो सेम कहानी यहाँ पर है कि जो एनर्जी है बेटे वो फैली हुई है, कहाँ से कहाँ तक, आर से इन्फिनिटी तक फैली हुई है। तो उस एनर्जी का हमारे लिए कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी है बेटे वो फैली हुई है कहाँ से कहाँ तक, आर से इन्फिनिटी तक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, तो मतलब हमारे वो किसी काम की नहीं है एनर्जी जो है हमारे पास, ठीक है। तो ये है बेटे बेसिकली जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये आपके सिलेबस के अंदर भी है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये रेडियस ऑफ अर्थ वाला, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है, 711 माइक्रोफैराड जिसका आंसर आ रहा है। और उसकी जो लिमिटेशन है बेटे वो ये है, वेरी वेरी स्मॉल है, और जो एनर्जी फैली है वो आर से इन्फिनिटी तक फैली हुई है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक कन्फाइंड रीजन के अंदर होता है, तो मतलब एनर्जी एक कन्फाइंड रीजन के अंदर है, उस एनर्जी का तो हम यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं, बट इस एनर्जी का कोई यूज़ नहीं है भाई साहब, इस एनर्जी का क्या बेटे कोई यूज़ नहीं है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। के बाद जो नेक्स्ट कैपेसिटर है बेटे मेरे पास, वो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है भाई साहब? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने की कोशिश करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी, इसको मैं रब कर देता हूँ, होप आपने इसको उतार लिया होगा। तो बेटे बेसिकली क्या है, मैं इन्हीं 3 स्टेप्स को बार बार फॉलो करता रहूँगा जब भी मैं क्या निकालूंगा बेटे, कैपेसिटेंस निकालूंगा किसी भी शेप का, ओके, ठीक है जी। तो मुझे लिमिटेशन याद है कि तो कैपेसिटेंस वेरी वेरी स्मॉल आ रहा है, और जो एनर्जी है वो फैली हुई है भाई साहब, आर से इन्फिनिटी तक, और उस एनर्जी का कोई काम नहीं है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप बेटे, क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो जी, तो हेडिंग डालो बेटे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ध्यान से सुन बेटे, इसमें होता क्या है कि अपन क्या करते हैं, हम ना क्या करने की कोशिश करते हैं बेटे, हम ना 2 प्लेट ले लेते हैं। 2 प्लेट मतलब क्या है कि 2 कंडक्टिंग प्लेट लेते हैं इस तरह से। सपोज कर कि एक कंडक्टिंग प्लेट ये वाली है, और इसी के पैरेलल में एक दूसरी प्लेट होती है ऐसे। मान लो एक प्लेट ये वाली है बेटे इस तरह से, और दूसरी प्लेट इसके पैरेलल में है। हम क्या करते हैं, एक प्लेट के ऊपर तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, दूसरी प्लेट के ऊपर क्या करते हैं भाई साहब, हम नेगेटिव 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 चार्ज देते हैं। नेगेटिव चार्ज कितना देते हैं, जितना हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से बेटे। कैसे? हमने क्या करा बेटे कि एक प्लेट ले ली इस तरह से, पैरेलल प्लेट ले ली इस तरह से, एक ये प्लेट ले ली, चलिए जी बहुत बढ़िया, और दूसरी जो प्लेट लिया मैंने वो यहाँ पे ले ली इस तरह से, ओके, बहुत बढ़िया जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर, ओके जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, मज़ा आ रहा है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज मैंने इस प्लेट के ऊपर दिया है, उतना ही बेटे नेगेटिव चार्ज मैं इस वाली प्लेट के ऊपर दूंगा। तो नेगेटिव चार्ज कितना है भाई साहब इसके ऊपर, इस तरह से, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है ना वो स्मॉल डी है। कितनी है भाई साहब? स्मॉल डी है। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट। जो आप ये पैरेलल शीट ले रहे हो, चार्ज कंडक्टर की शीट ले रहे हो, इसको अपन ने क्या बोल रखा है बेटे, प्लेट्स बोल रखा है। डी क्या है? उनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। डी क्या बेटे? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 प्लेट्स, बिटवीन 2 प्लेट्स बेटे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मैं इसको थोड़ा सा ना 3D में करने की कोशिश करता हूँ। इसको ऐसे इस तरफ में कर दो, इसको थोड़ा सा इधर कर दो, इसको मतलब एक ऐसे मान लिया कि वायर है एक तरह से ही, जस्ट इमेजिन करने के लिए कि किस तरह से रखा, तेरे को समझ में आ जाएगा ये, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना बेटे, इसके ऊपर हमने चार्ज दे रखा है क्यू, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितने बेटे, सिग्मा। इसके ऊपर जो चार्ज दिया वो दिया बेटे माइनस के क्यू, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितने बेटे, सिग्मा, माइनस के सिग्मा, सॉरी, माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इधर भी कितनी आएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक, कोई बात नहीं। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या माना बेटे, ये इसका जो एरिया है ना प्लेट का वो कितना है भाई, कैपिटल ए है। ए क्या भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट मान लो, एरिया ऑफ प्लेट्स मान लो, प्लेट्स, बहुत बढ़िया, शाबाश, ओके जी। अब मुझे क्या करना है भाई साहब, मुझे क्या करना है, मुझे ना भाई साहब इसका कैपेसिटेंस निकालना है कि क्या निकलने वाला है इसका कैपेसिटेंस। अच्छा, तो पहली बात ये देख, मुझे मालूम है बेटे कि जो पैरेलल शीट होती है ना, अपने आसपास जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है वो हमेशा कितना करती है बेटे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसके 3 रीज़न लेता हूँ बेटे मैं,
एक तो रीजन मैंने लेफ्ट में ले लिया, इधर ले लिया, एक मैंने उसके बीच में ले लिया बेटे, और इसके मैंने राइट साइड में ले लिया। मैंने 3 रीजन ले लिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3। ये पैरेलल प्लेट्स के लेफ्ट साइड में, ये उनके बीच में, और ये क्या बेटे थर्ड उसके। हालांकि ये चीज़ मैं आपको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बट फिर भी आपको रिवीजन के तौर पे, ठीक है। तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा बेटे, ये जो पैरेलल प्लेट शीट होगी, इनफाइनाइट शीट होगी, ये इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगी वो किधर पैदा करेगी बेटे, लेफ्ट साइड में। कितना करेगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली ये वाली जो शीट होगी बेटे नेगेटिव वाली, वो भी कितना करने वाली है, वो करेगी बेटे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव मतलब यहाँ पे जब आप टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे उसको अपनी तरफ खींचेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बेटे, राइट साइड में, और वो कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से सुन, लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है बेटे, 0 आता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका मतलब ये है कि इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में, इन दोनों पैरेलल प्लेट के लेफ्ट में ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो एनर्जी भी नहीं है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी नहीं है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर मैं पॉइंट लेता हूँ राइट साइड के अंदर, तो ये जो नेगेटिव वाली होगी वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटे इसका, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव वाली, सॉरी नेगेटिव वाली की बात करी मैंने, ये जो पॉजिटिव वाली होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में पैदा करेगी, कितना करेगी बेटे, सिग्मा और में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट होगा वो कितना बनने वाला बेटे, 0 बनने वाला है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। यानी कि जो मैंने प्लेट्स ली हैं उनके राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, उधर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, इधर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ बेटे सेंटर में, कहाँ बात करता हूँ, सेंटर के ऊपर। अगर मैं बात करता हूँ बेटे सेंटर में, तो सेंटर में ये पॉजिटिव जो शीट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगी राइट साइड में, कितना करेगी बेटे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली ये जो नेगेटिव वाली शीट होगी, नेगेटिव वाली प्लेट होगी, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर पैदा करेगी बेटे, राइट साइड में, कितना करेगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, होप आपको कि ये चीज़ समझ में आ गई। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है अंदर वो कितना आता है बेटे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आता है बेटे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक है, यानी कि देख ध्यान से सुन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे, ना तो वो लेफ्ट में है, ना ही वो किस में है बेटे, राइट साइड के अंदर है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल और केवल कहाँ पे है, वो बीच में है। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी जो फैली हुई है ना, एनर्जी जो है बेटे, वो केवल और केवल इस पैरेलल शीट के बीच में है, खाली इस पैरेलल शीट के बीच में बेटे, मतलब इस पॉजिटिव शीट और इस नेगेटिव शीट, या फिर इस पॉजिटिव प्लेट और इस नेगेटिव प्लेट के बीच में है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब जो एनर्जी है ना, वो भी क्या है, इन्हीं दो पैरेलल प्लेट के बीच में आती है। ठीक है, क्योंकि बाहर तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो मतलब एनर्जी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल कहाँ पे बेटे, इन दोनों के बीच में है। अगर इन दोनों के बीच में खाली और खाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो एनर्जी भी है बेटे वो भी क्या, इस कन्फाइंड रीजन के अंदर है, मतलब इस रीजन के अंदर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कैसे आपको मैं कुछ इस तरह से एग्जांपल दे करके बता सकता हूँ। कैसे 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 भाई साहब, कि आपके पास ये कुछ इस तरह से दे रखा है, देखो ध्यान से सुनो बेटे, कि एक ये जो पॉजिटिव शीट है ना, दोनों बराबर है, दोनों का एरिया है, इमेजिन कर ले जस्ट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जो मेरी तरफ है ये d दूरी पे रखी हुई है, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बेटे, इनका एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, कैपिटल A है, डिस्टेंस कितना इनके बीच की, स्मॉल d है। तो लेफ्ट साइड में, इधर वाली साइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ना ही राइट के अंदर है। तो अगर उधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो एनर्जी भी नहीं है इसके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे बेटे, बीच में है, कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो एनर्जी जो फैल रही है बेसिकली वो इस रीजन के बीच में फैल रही है भाई साहब। ठीक है, इस रीजन के बीच में फैली हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल यहीं पर ही है। होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी मेरी। तो जो स्फेरिकल कैपेसिटर की सेकंड लिमिटेशन थी वो क्या थी भाई, कि जो एनर्जी थी वो फैली हुई थी। इस केस में क्या है, जो एनर्जी है बेटे वो क्या है, एक कन्फाइंड रीजन के अंदर है। तो मतलब उसकी वो जो लिमिटेशन थी ना, वो तो इसने दूर कर दी। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर उसने ये दूर कर दी तो चलिए जी, मतलब एक तो बेनिफिट हुआ हमारे पास इस चीज़ का कि एनर्जी क्या है, कन्फाइंड रीजन के अंदर है। और जो ई नेट आता है बीच में वो कितना आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक है, चलो जी मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं है। हो ये, और ये चीज़ मैंने डिस्कस की हुई है बेटे, जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, और वहाँ पे वो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वो इसी के लिए दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको मैं रब कर देता हूँ, मेरे किसी काम का नहीं है। ध्यान से सुनो बेटे, कि जो मैं पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज देता हूँ ना बेटे प्लेट्स को, मैं पता कैसे देता हूँ, मैं बेसिकली ना एक बैटरी अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बैटरी अप्लाई कर देता हूँ। नेगेटिव इस तरह से, कितने वोल्ट का बैटरी अप्लाई करता हूँ बेटे, मैं 20 वोल्ट का बैटरी अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए होता क्या है, ये चीज़ मैं आपको बाद में फिर समझाऊंगा अच्छे से, बट अभी के लिए इतना मान ले कि होता क्या बेटे, कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना, वो इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन को खींच के इधर पहुंचा देता है।
तो इस प्लेट के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस वाली प्लेट के ऊपर क्या आएगा बेटे, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा बेटे, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा टाइम आएगा कि जो चार्ज होगा ना वो मैक्सिमम बन जाएगा। कितना बन जाएगा भाई साहब, मैक्सिमम बन जाएगा। तो जैसे ही चार्ज मैक्सिमम बनेगा, इसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना है बेटे, क्यू बाय ये वाला V आएगा। क्या आएगा, ये वाला V आएगा। तो ध्यान से सुनो बेटे, ये जो V मैं लेता हूँ ना, ये क्यू बाय V, बेसिकली तेरा ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू प्लेट्स। यहाँ पर बिटवीन टू प्लेट्स ये तेरा क्या बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये जो मैं क्यू चार्ज लेता हूँ, ये क्यू चार्ज पता कौन सा चार्ज है बेटे, ये पॉजिटिव वाले के ऊपर चार्ज लेके चलता हूँ मैं। कौन सा चार्ज लेकर चलता हूँ, पॉजिटिव वाली जो प्लेट होती है उसके ऊपर का चार्ज होता है। बेसिकली थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट बन जाता है, बट तेरे लिए चल जाएगा तेरा काम। यहाँ पे जो क्यू है ना, ये पॉजिटिव प्लेट के ऊपर चार्ज है, और ये जो V ले रहा हूँ वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने आपको बता रखा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, बेसिकली बेटे इस पॉजिटिव में मैं V मानता हूँ और इस पे मैं 0 मानता हूँ। तो बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना बेटे, V माइनस के 0 है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, क्या इसका मतलब ये है कि इसका जो पोटेंशियल है ना इस वाली प्लेट का, वो V है, और इसका जो पोटेंशियल है वो कितना भाई साहब, 0 है। अब मुझे क्या करना है भाई साहब, मुझे क्या करना है, मैंने फर्स्ट स्टेप लिख लिया C इक्वल टू क्यू बाई वी। मुझे तो इसका कैपेसिटेंस चाहिए कि कितना कैपेसिटेंस बनने वाला है। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट स्टेप लिख लिया आपने C इक्वल टू क्यू बाई वी, हो गया काम इसका। सेकंड में क्या बेटे कि मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इसके बीच में। मुझे मालूम है क्या कि जो V होता है, वी ए माइनस के जो वी बी होता है वो किसके बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर के बराबर। बिल्कुल सही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ध्यान से सुन, अगर मैं बात करता हूँ इस पॉजिटिव प्लेट से इस नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता हूँ, तो ध्यान से सुन, इसको मैंने ए प्लेट माना, इसको मैंने क्या मान लिया बेटे, बी प्लेट मान लिया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिमिलरली जो डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है बेसिकली डी आर, वो भी किधर हो रही है भाई साहब, वो भी तेरी लेफ्ट से, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही हो रही है। ठीक है, अगर वो नेगेटिव की तरफ हो रही है तो दोनों के बीच में कितना एंगल है भाई, 0 है। अगर दोनों के बीच में एंगल 0 है तो ध्यान से सुन, इस वाली इक्वेशन को मैं इस वाली इक्वेशन को यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो वी ए इसका पोटेंशियल कितना है भाई, वो है V माइनस वी बी कितना भाई, वो है तेरे पास 0 इक्वल टू, यहाँ पर जो दोनों के बीच में एंगल है वो कितना भाई 0, तो E डॉट डी आर जो वेक्टर बनेगा वो E इंटू डी आर बन जाएगा। बहुत बढ़िया। E तेरा कितना है, वो है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। ध्यान से सुन, तूने शुरू कहाँ से करा, यहाँ शुरू करा 0 से, कहाँ तक गया तू कहाँ तक गया भाई, D तक गया। तो यहाँ पे कितना बेटे स्मॉल d, जब इसको तू सोल्व करेगा तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू में d आ जाएगा। कितना आएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू में d आ जाएगा। तो बेसिकली तूने क्या करा, पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया इनके बीच का, सिग्मा और d ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का वैल्यू कितना है भाई, वो है Q इंटू ए। क्यों, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q किसके बराबर आएगा, जो सिग्मा आएगा, सिग्मा जो आएगा बेटे वो Q बाय ए आएगा इंटू में एप्सिलॉन नॉट इंटू में बेटे d। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन नंबर बी निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ भाई साहब, मैं इस इक्वेशन नंबर बी को ए के अंदर पुट करता हूँ। तो जैसे आप पुट करोगे तो सी का वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा Q ओवर स्मॉल वी। तो Q डिवाइड बाय में वी का वैल्यू कितना भाई, वो है Q डी ए एप्सिलॉन नॉट। तो Q ने Q को मार दिया, तो यहाँ से जो C आता है वो आता है A एप्सिलॉन नॉट बाय में स्मॉल d। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब उसका प्लेट का एरिया कितना है। D क्या है भाई, उनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। एप्सिलॉन नॉट आपको मालूम है, जिसका वैल्यू कितना है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। यूनिट क्या बनेगी भाई, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, जो कि आपके के यूनिट के अपोजिट था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे, मेरे इसकी जो C की वैल्यू है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है A के ऊपर और D के ऊपर। पहली बात ये है बेटे कि जो C है ना, इस C के अंदर कहीं पे भी ना तो Q आया है ना ही V आया, ना ही V आया। मतलब ये Q और V के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रही। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटे, A और D मतलब वो ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रही है। इस C का जो वैल्यू है A पे डिपेंड कर रहा है और D पे डिपेंड कर रहा है। आप चाहते हो कि इस C का वैल्यू क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। किससे हो बेटे, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम करने के लिए क्या बेटे, आप अगर इस A को बढ़ा दो, क्या कर दो बेटे, A को बढ़ा दो और D को क्या कर दो, कम कर दो, तो इसका जो कैपेसिटेंस बनने वाला है वो क्या बनने वाला भाई साहब, बढ़ जाएगा। और हम वही चाहते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस हो वो क्या हो बेटे, ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, और इस अगर मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेता हूँ ना, तो ये ना 711 माइक्रोफैराड से काफ़ी बड़ा आता है। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ मेरे किसी काम की है।
अब पिछले वाले के अंदर जो 2 लिमिटेशन आ रही थी, उन दोनों लिमिटेशन को इसने आसानी से पूरा कर दिया। कैसे पूरा कर दिया वो तेरे को पता है। उसमें क्या था बेटे, जो सी आ रहा था वो बहुत बहुत कम आ रहा था। यहाँ पे क्या जो सी है वो ए और डी पे डिपेंड कर रहा है। मैं ए को बढ़ा करके और डी को कम करके उसका सी जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, उसको मैं बढ़ा सकता हूँ। सी मतलब कि कितना वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक, बहुत बढ़िया। और दूसरा पॉइंट क्या है भाई साहब कि जो इसमें एनर्जी है ना वो भी क्या है, कन्फाइंड रीजन के अंदर है। तो यानी कि ये वाली एनर्जी क्या मेरे किसी काम की हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी काम की हो सकती है बेटे। तो मैं अगर मैं तेरे को बताना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ बेटे, इस V वोल्ट की बैटरी से मैंने इसके ये सिचुएशन बना दी। अब मैं क्या करता हूँ, V वोल्ट की बैटरी यहाँ से हटा देता हूँ। क्या करता हूँ भाई साहब, यहाँ से हटा देता हूँ। अब जो भी चीज़ बेटे मेरे को चलानी है कैपेसिटर से, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था भाई, क्या दिया था, मतलब इसके अंदर एनर्जी तो स्टोर होगी, ऑब्वियस बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड रीजन के अंदर है बेटे। अब मुझे ना इसका यूज़ करना है, इस एनर्जी का क्या है यूज़ करना है। तो जैसे मैंने आपको ना लास्ट टाइम में एग्जाम्पल दिया था कि जो फ्लैश कैमरा होते हैं तो वो कुछ टाइम लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस चलने के लिए उनको ना एकदम से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या चाहिए बेटे, उनको एकदम से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब अगर मैं डायरेक्टली सेल लगाऊंगा तो इतनी फ्लैश लाइट वो नहीं पैदा कर पाएंगे। तो वो कैसे करते हैं बेटे, वो कुछ इसी तरह से करते हैं। जैसे ही आप फ्लैश लाइट ऑन करते हो, मतलब जैसे ही आप उसको क्लिक करते हो ना, तो क्लिक करते क्या होता है कि ये जो कैपेसिटर होता है ना उसके ऊपर एनर्जी, ये जो उसने अंदर एनर्जी ले रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इसकी वजह से एनर्जी है, मुझे मालूम है, बाद में कैलकुलेट करें कितनी एनर्जी होती है वो, तो वो उसके ऊपर एकदम से फेंक करके मारता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लो करने की कोशिश करती है। तो इस तरह से क्या बेटे कैपेसिटर ये काम करता है। हालांकि पहले हम क्या करते हैं बेटे, कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। क्या करते हैं, कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं बेटे, क्यू चार्ज देते हैं इस तरह से, मतलब इस पैरेलल प्लेट वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्यू चार्ज देंगे तो उसके बाद वो क्या करें बेटे, जैसे ही हमें रिक्वायरमेंट होगी तो एकदम से उसके ऊपर एनर्जी फेंक करके मारेगा। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में बेटे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। किसी में आपको सी दे रखा है, किसी में आपको ए दे रखा है तो डी पूछ लेगा, किसी में डी दे रखा है, ए दे रखा है, वो आपसे सी पूछ लेगा। ध्यान से सुनना, इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बेटे। क्या, जैसे मैं कैपेसिटर लेकर के चलता हूँ फेराड के अंदर, मतलब आपको स्टैंडर्ड यूनिट कन्वर्ट करना है उसको। ठीक है, मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ही ना आए। ठीक है, और ये जो जितने भी रिजल्ट मैं लिखवा रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ, इसको प्लीज़ मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको लिखने का कोशिश करना, ताकि और याद भी करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर मान लिया तेरा डी है ना, ज़्यादातर को मिलीमीटर में देता है वो, अब मिलीमीटर को कन्वर्ट करेगा तो मीटर में, तो क्या करेगा भाई, सीधा लिख दे 10⁻³ मान लो तेरे को दे रखा है भी 2 मिलीमीटर उनके बीच का डिस्टेंस है, तो तू सीधा लिख दे भाई 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, इस तरह से मतलब तेरे को स्टैंडर्ड यूनिट मतलब मीटर में कन्वर्ट करना है उसको। किस में कन्वर्ट करना है भाई, मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश।